हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 2 की, एंड दैट इज़ कंपनी लॉ। ठीक है, तो हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 रिगार्डिंग डायरेक्टरशिप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो आज के लेक्चर में हम आगे के जो सेक्शंस हैं उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नोट्स में आप देख सकते हैं पेज नंबर 337 है। पेज नंबर 337 पे you will be getting appointment of independent directors. What are independent directors and all, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है, we already know about it. अब हम यहाँ पे इसके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो let us see what are the basic steps which are given here. सबसे पहले बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स shall be independent of the company's management. While selecting independent directors, the board shall ensure that there is appropriate balance of skill, experience, knowledge in the board. तो सिलेक्शन करते टाइम कंपनी के मैनेजमेंट से ये चीज़ इंडिपेंडेंट और अलग होगी। यहाँ पे पूरा बोर्ड इस चीज़ पे ध्यान देगा कि जो भी डायरेक्टर्स इनकमिंग हैं जब वो आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनका नॉलेज और स्किल, और जो अब आएंगे नए वाले उनका नॉलेज और स्किल मिला के वैल्यू एडिशन करके कंपनी में एक बैलेंस क्रिएट होगा कि हाँ भाई सारी तरीके के नॉलेज रखने वाले डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डेटा बैंक ऑल्सो। ये डेटा बैंक क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में ऐसा है कि MCA की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की, mca.gov.in, उस पर एक डेटा बैंक मेंटेन होता है। आप इसको एक जॉब पोर्टल या एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की तरह भी देख सकते हो। डेटा बैंक इन अ सेंस कि जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं और जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, उस तरीके का काम ढूंढ रहे हैं वो अपना एक प्रोफाइल MCA के डेटा बैंक में अपडेट करके रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ढूंढ रही हैं, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई लिंक नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, तो वो चीज़ हमने क्लैरिफाई की थी पिछले टॉपिक्स में कि कितना अलाउड है और कितना नहीं। 149 सबसेक्शन 6 हमने देखा, उसमें मैंने आपको ये सब डिटेल्स बताई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज भी क्या करती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो अननोन है, जिनका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी होता है। तो एक कॉमन डेटा बैंक जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट हो जाए, ऐसी अगर फैसिलिटी मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही काम होता है, तो इसके थ्रू भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे। आगे क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये अप्रूवल जो है जनरल मीटिंग में होगा। अब जब इसके लिए नोटिस भेजा जाता है जनरल मीटिंग के लिए, तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा नोटिस के साथ, और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो भी सारी डिटेल्स हैं जिनको प्रपोज किया जा रहा है टू बी अपॉइंटेड, वो सारी डिटेल्स अटैच करके शेयर होल्डर्स को देनी होगी। एज अ शेयर होल्डर अगर आप कंपनी में सॉरी आप एज अ शेयर होल्डर उस कंपनी की जनरल मीटिंग में जा रहे हैं, उसको उसमें आप वोट करने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, दैट इज ऑब्वियस। उसी बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल बी फॉर्मलाइज्ड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विच शैल सेट आउट द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द अपॉइंटेड डायरेक्टर, the board level committees in which the director is expected to serve and its task। तो यहाँ पे एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा, दैट इज द मेन टर्म। और ये आपने देखा भी होगा, मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करते हैं, कहीं ऑफिस का ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपको बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं कि आपका वर्क स्कोप क्या है, आपको पे किस तरीके से किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, रिज़ाइन करने का प्रोसीजर, नोटिस पीरियड क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको प्रोवाइड की होती है। तो उन्हीं डिटेल्स की यहाँ पे बात हो रही है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या क्या मेंशन किया होगा, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे आ रहा है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में, वो बोला है टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब आपको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, वो क्लैरिफिकेशन होगा। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द अपॉइंटेड डायरेक्टर। ठीक है, आपकी जो अपॉइंटमेंट की जा रही है तो बोर्ड को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको कोई कमिटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है तो उस कमिटी की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। द फिड्यूशरी ड्यूटीज़, फिड्यूशरी का मतलब डायरेक्टर एक ऐसा इंसान है जिसको कंपनी में भरोसा करके, ट्रस्ट करके
रखा जाता है, ठीक है। तो फिड्यूशरी ड्यूटीज़ जो उसकी होती है, जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के साथ साथ उसके ऊपर आती है, और जो लायबिलिटीज उस पर आती है, उसका भी क्लैरिफिकेशन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में होगा। प्रोविजन फॉर डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस इफ एनी, कंपनी करवाती है ये अपने डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस कि भाई आप हमारी कंपनी के जब तक डायरेक्टर हो, हमें भी आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, तो आपका एक इंश्योरेंस हम करवाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन ये भी इंश्योरेंस में एक और भी चीज़ होती है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस में एक और पॉइंट भी होता है, KMP वाले चैप्टर में भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो फ्रॉड करते या कंपनी का नुकसान करवाते, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। मतलब डायरेक्टर फ्रॉड करेगा और कंपनी का जो नुकसान होगा, वो नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ऐसा भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स होती हैं कंपनी में। अगर ऐसी कोई स्कीम है कंपनी की पॉलिसी में, तो वो भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। द कोड ऑफ द बिजनेस एथिक्स दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू फॉलो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको, जो भी चीज़ें आपको बोली गई है वो आपको फॉलो करनी होंगी, रूल्स रेगुलेशंस जो हम बोलते हैं वो फॉलो करने होंगे। इसके बाद है द लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट अ डायरेक्टर शुड नॉट डू वाइल फंक्शनिंग एज सच इन द कंपनी। मतलब एक लिस्ट होगी कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या काम नहीं कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना भाई हमारी कंपनी में बैंड है, अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें होती है। दूसरा, द रेम्यूनरेशन मेंशनिंग द पीरियोडिक फीस। अब पैसों की बात, भाई आपको पीरियोडिकली कितनी फ़ीस मिलेगी, जैसे मीटिंग अटेंड करने की सिटिंग फ़ीस हो गई, आपकी सैलरी हो गई, फिर आप कोई खर्चा अगर कंपनी के लिए करते हो तो वो आपको कैसे रीइम्बर्स होगा उसके बारे में। अच्छा, अगर आपको कंपनी के प्रॉफिट्स करवाने के बिहाफ पे कोई कमीशन ऑफर किया जा रहा है, तो वो भी इसमें मेंशन होगा कि आप कोई कंपनी के लिए डील करते हो और कंपनी को उससे अच्छा प्रॉफिट होता है, तो इस डील में आपका इतना कमीशन रहेगा। तो ऑल दैट शुड बी क्लियर। The terms and conditions of appointment of independent directors shall be open for inspection at the registered office of the company by any member during the normal business hours। ये तो होना ही चाहिए ना कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, अगर किसी कंपनी के मेंबर को, मतलब हमारी कंपनी के किसी मेंबर को चेक करना हो कि क्या डिटेल्स हैं, भाई हमें भी तो पता चले हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कंडीशंस पे अपॉइंट हुआ है, तो बिजनेस आवर्स में ऑफिस आके, कंपनी की हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस में आके टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरीफाई किया जा सकता है, उसमें कोई आपको मना करने वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 consecutive years फॉर अ कंपनी। ये सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 में ड्यूरेशन मेंशन की है और वही फॉलो होती है। फिर बोला है री अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसके बारे में क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बोलते हैं इसको। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद पता चलेगा कि किसको रीअपॉइंट करना है और किसको रीअपॉइंट नहीं करना है। सब सेक्शन 11 है आपके सामने, ये क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, he shall not hold office for more than 2 consecutive terms। ये 2 consecutive terms मतलब 5 + 5 हो गया। But such independent director shall be eligible for the appointment after the expiration of 3 years of ceasing to become an independent director। इन शॉर्ट पता है ये क्या है, ये कूलिंग ऑफ पीरियड है, और ऑडिटिंग वाले में भी मैंने आपको ये समझाया था। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी कि कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो 3 इयर्स का होगा। 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करो, मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ लिख के, कंफ्यूज मत होना, इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला है कि एट अ टाइम उसको 5 इयर्स के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं, दिस इज 1 टर्म, ठीक है, ये एक टर्म है जिसके लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है। अब इसके बाद अगर उसको रीअपॉइंट करना हो तो 5 इयर्स का एक और टर्म अलाउड है, दिस इज रीअपॉइंटमेंट इफ द कंपनी वांट्स दे कैन डू। अब हो गए 10 साल पूरे और 2 टर्म्स भी पूरे हो गए, अब उसको देना पड़ेगा ब्रेक, ठीक है, दैट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड।
कितना, 3 इयर्स का, एटलीस्ट 3 इयर्स का। और ये 3 इयर्स में वो कंपनी की कोई और पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये 3 इयर्स मतलब कंप्लीट ब्रेक, कंपनी से टोटली दूर। और ये जो मैंने आपको टर्म्स बताए 5 इयर्स के, ये वाले दो टर्म्स तक आप उसको कॉन्जिक्यूटिवली अपॉइंट करो, और एक टर्म मैक्सिमम 5 इयर्स का हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे कुछ और भी था, 5+4 भी हो सकता था, 3+4 भी हो सकता था, 4+4 भी हो सकता था, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन 2 टर्म से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स नहीं चलेंगे, और वो दोनों टर्म्स मैक्सिमम 5 इयर्स ईच हो सकते हैं। तो टोटल मैक्सिमम नंबर या ड्यूरेशन जो पॉसिबल है दैट इज़ 10 इयर्स जो आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद 3 साल का ब्रेक दो। 3 साल के बाद वापस से अगर उसको अपॉइंट किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वही फर्स्ट टर्म से ही काउंट होगा। और फिर वापस आप सपोज उसको 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर दो तो कोई बोलने वाला नहीं है। उसके बाद फिर से आप उसको सेकेंड टर्म में और 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर दो, कोई बोलने वाला नहीं। तो पूरा ऑडिटर वाला ही सिस्टम है। बस ऑडिटर में जो ये ब्रेक या जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता था वो 5 साल का था, यहाँ पे 3 साल का है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, अब ये बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट विल बी गवर्न बाय इट्स आर्टिकल्स, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी अगर फिलअप करनी है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे फिलअप करना है, और अगर मैटर प्राइवेट कंपनी का है तो फिर आर्टिकल्स के हिसाब से चलेगा। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 फॉलो होगा, वो तो हम देख चुके हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, कंपनी लॉ का कोर्ट। इनको भी कभी कभी टांग अड़ानी पड़ती है ये सब मैटर्स में। एक रेफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेक्शन नंबर 241, ये आपको चैप्टर 12 में मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर 12 में उन्होंने समझाया हुआ है कि जब मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन और डायरेक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, ऐसी कंप्लेंट्स आती है और ट्रिब्यूनल के पास मैटर आता है और उनको लगता है कि हाँ ये सब हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट अभी एग्जिस्टिंगली कंपनी में काम कर रहा है, उनमें से जो भी डायरेक्टर्स उनको ठीक नहीं लगते उनको हटा के, या हो सकता है कि पूरा बोर्ड ही चेंज कर दे, ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से अपने डायरेक्टर्स बिठा सकता है और वो फिर सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके कंपनी के मिसमैनेजमेंट को करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसी सब चीज़ें हो सकती है, ये पॉसिबल है। यही यहाँ पे इन्होंने ट्रिब्यूनल वाले केस में बोला हुआ है, जो आपको ध्यान रख के चलना है। तो सेक्शन 241 242 का रेफरेंस है, चैप्टर 12 में ये कवर हो ही रहा है। अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आपको मालूम है, नहीं पढ़ा है तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। द डायरेक्टर्स सो अपॉइंटेड मे और मे नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली for the purpose of calculating 2/3 or any other proportion of the total number of directors of the company. Any director or directors appointed by tribunal shall not be taken into account. तो आप जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स गिनते हो और उसमें से 2/3 या ऐसा कुछ प्रपोर्शन कुछ कैलकुलेट करना हो, नहीं देख लेते डायरेक्टर्स टू बी रिटायरिंग बाय रोटेशन एंड ऑल, तो उसमें ये वाले डायरेक्टर्स काउंट नहीं होंगे। इन शॉर्ट रोटेशनल डायरेक्टर्स नहीं है, ये नॉन रोटेशनल है, क्योंकि इनको सीधा ट्रिब्यूनल ने, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने अपॉइंट किया है। आपका कोई राइट नहीं है कि आप इनको रिमूव कर सको, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, तो इनको टोटल में गिनना ही नहीं है। Such director or directors shall not be liable to determination by retirement of directors by rotation, वो पॉइंट आई गया। But they can be removed by the tribunal at any time and other person can be appointed by it in their place. Where the directors have been appointed by the tribunal, it may also issue such directions to the company as it may consider necessary or appropriate in regard to their अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी कि अगर इनको हटाना भी हो तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम ट्रिब्यूनल कर सकती है, ठीक है, एट एनी टाइम, एंड द अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड। तो वो लोग तो ये सब कर ही सकते हैं, जिसने अपॉइंट किया है उसको हटाना भी हो तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद आएगा सेक्शन 163। 163 ना हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली आगे जा सकते हैं, मैं करवाऊँगा लेकिन लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स। इसके बारे में हमने बात तो की थी, नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा उसका आप डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है।
Explanation to section number 149 subsection 7. Nominee director means a director nominated by any financial institution in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or appointed by any government. तो देखो अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटीज़ है उसमें इन्होंने बात की है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो क्यों अपॉइंट कर रहे हैं वो, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो उनको बना रहे, वो पता चले कि भाई जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको बहुत बड़ा लोन दिया है तो आप उनका पैसा यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उनके पैसे का सही यूज़ कर रहे हो कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाए, ये इन्होंने बोला है। नॉमिनी डायरेक्टर के लिए बोला इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होता है, ऑफिशियली ऑन पेपर आप ऐसा नहीं बोल सकते, नॉट बी डीम्ड टू बी, ठीक है, ऐसा बोला है। तो आप बोले सर नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट ही होता है क्या? अगर इनफॉर्मली बात करें तो हाँ ऑलमोस्ट, लेकिन फॉर्मली लीगली ऐसा यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। फिर ये बोल दिया कि ये सेक्शन जो है वो IFSC पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनीज विद सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल, अच्छा ये तो वापस से वही समझा है, एक्सप्लेनेशन ही है, जाने दो, आप पढ़ोगे तो उसको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट जो डेफिनेशन थी ना उसी में सारा मीनिंग निकल के आ गया। प्रोसीजर के बारे में बात की है लास्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे बोला है द प्रोसीजर टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर इज सेम एज अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड or appointment of director other than retiring director by the company in general meeting, depending upon the terms and conditions of the agreement with the appointing bank, institution or government, the company may choose any of these two methods। मतलब एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो बोर्ड प्रोसीजर करता है या फिर नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो जनरल मीटिंग में वोटिंग होती है, उनमें से कोई भी प्रोसीजर चलेगा, जैसा अग्रीमेंट हुआ हो इंस्टीट्यूशंस के साथ उस तरीके से अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ठीक है, वैसा बोला है। तो ऑप्शंस दोनों हैं और कंपनी सूटेबली यूज़ कर सकती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट अपने देख लेते हैं, इट इज़ अनदर सेक्शन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेक्शन 164, और उसका है सबसेक्शन 1, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। ये एक केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, पॉइंट वाइज है, तो जितने पॉइंट्स हैं उस हिसाब से उसका वेटेज रहेगा। सबसे पहले बोला है कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन डिसक्वालीफाइड होगा टू बी एज अ डायरेक्टर, और वो अनसाउंड माइंड का है, ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पागल आदमी, ठीक है, ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि इंसॉल्वेंट हो चुका है लेकिन अभी उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, उसकी लायबिलिटीज़ अभी पेंडिंग है, ऑन पेपर प्रोसीडिंग्स चल रही है। तीसरा बोला ही हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, और उसका जो एप्लीकेशन है वो अभी कोर्ट में है और वो पेंडिंग है, ठीक है। तो आपको कोर्ट में खुद अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ और कोर्ट मुझे इसका एक सर्टिफिकेट दे दे। सर्टिफिकेट देने का बेनिफिट क्या होता है? सर्टिफिकेट देने का बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें ऐसा होगा कि कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, सर्टिफाई कर देगा कि हाँ भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इससे पैसों की और रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, तो नाउ ही इज़ डिस्चार्ज एंड इज़ नॉट लायबल टू पे एनीथिंग, ठीक है। मतलब जितना है उतना तो सब ले लिया उससे, बट और अब पे करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो एक फ्री हो जाओगे आप उस लायबिलिटी से कि भाई जितना पैसा है आपके पास, जितनी एसेट्स हैं वो आप दे के ख़त्म करो, बाकी के लिए आपको कुछ ना कुछ और प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन अब और पैसा निकलवाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद he has been convicted by a court of any offence whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months, and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने आपके ऊपर चार्जेस फाइनल किए हैं, आपने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस में या तो आपने कंपनी के साथ कोई चीटिंग, कोई मॉरल टर्पिट्यूड, अनएथिकल काम किया हो, या फिर अदरवाइज और कोई ऑफेंस भी हो सकता है। मिनिमम आपको 6 महीने की जेल हुई है, और आपका जेल का जो सेंटेंस है, जो टर्म है, सपोज आपको 3 साल की जेल हुई, तो 3 साल ख़त्म होने के बाद भी अगले 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे। समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला है 5 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जेल का ड्यूरेशन, ठीक है, और वो एक्सपायर होने के बाद 5 years तक आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे। Provided that if a person has been convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointed as a director in any company।
ये तो लाइफ टाइम का बैन लग गया कि 7 साल से ज़्यादा जेल हो गई ना आपको तो आप कभी किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। ये प्रोवाइडेड दैट में लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ई पॉइंट, एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन पास्ड बाय अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। ये तो ऐसा है कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली आपको बैन करते हुए एक ऑर्डर इशू किया है और वो अभी भी एक्टिव है, तो फिर उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। ठीक है। ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाई हिम, मतलब उसके पास इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली कुछ शेयर्स है कंपनी के और शेयर्स पे कॉल मनी मंगवाया हुआ है और पिछले 6 महीने में उसने कोई कॉल मनी पे नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188 के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये चैप्टर 10 में कवर हो रहा था। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में बोला हुआ है कि लास्ट 5 साल में आपने अगर इस सेक्शन में कोई भी ऑफेंस किया और वो पकड़ा गया है, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। या फिर अभी आप ये ऑफेंस करने के बाद अगले 5 साल तक कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152 सब सेक्शन 3, वो डिन नंबर के बारे में बात कर रहा था, वो भी हम देख चुके हैं। लास्ट में बोला है ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165 सब सेक्शन 1, ये अभी नया ऐड हुआ, अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ 2019 में। 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स की बात करता था, अगर आपके ध्यान में हो, कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितनी कंपनीज में एट अ टाइम डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। उसमें हमने देखा था 20 कंपनीज मैक्सिमम, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है और बाकी की अदर प्राइवेट एंटिटीज हो सकती है। फिर इसके बाद सब सेक्शन 1 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसका काम हो गया है। इसके बाद आपको मिलेगा सब सेक्शन 2, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का ही हिस्सा है बट रीजंस अलग अलग है, तो एग्जाम में आपको याद आना चाहिए कि भाई वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन से सब सेक्शन को बिलोंग करता है। सबसे पहले सब सेक्शन 2 में क्या बोल रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जो पिछले 3 साल से रिटर्न स्टेटमेंट्स कुछ फाइल ही नहीं कर रही है, तो फिर उस सिचुएशन में ऐसे डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो भाई आप कर क्या रहे हो कंपनी में, आप कंपनी के डायरेक्टर हो और आप ये भी ध्यान नहीं रखते हो कि भाई एनुअल रिटर्न जो कंपलसरी लॉ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हो रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स ने वो काम अपनी कंपनी के CS को हैंड ओवर किया हो, दैट इज स्टिल ओके, बट अल्टीमेट लायबिलिटी तो डायरेक्टर्स की रहती है ना कि CS को जो काम डेलीगेट किया है वो कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपको ही उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन में डाल दिया। अब देखो ये स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू सेग्रीगेट कि सबसेक्शन 1 में आता है सबसेक्शन 2 में। आप पूछते रहते हो ना सर सेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कैसे याद रखना है, तो मैं आपको यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को अलग रखना है और दोनों में कौन कौन से रीजंस कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो याद रखना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसको पहले से सेग्रीगेट करके मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, he has failed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon, मतलब कंपनी जो है उन्होंने जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे वो रीपे नहीं कर पा रहे, जो उस पर इंटरेस्ट पे करना बनता था वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, या फिर जो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की तारीख आ गई थी, ड्यू डेट आ गई, या उस पर इंटरेस्ट पे करना था वो नहीं दिया, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो पे नहीं कर पा रहे, और ये सारी चीज़ें 1 साल से कंटिन्यू हो रही है या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन से कंटिन्यू हो रही है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करना या अपॉइंट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। इस कंपनी में रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड नहीं, अदर कंपनीज में अपॉइंटमेंट भी अलाउड नहीं, ये अगले 5 साल तक का बैन लग गया। ठीक है, तो पंगा क्या हुआ, लोगों के पैसे नहीं लौटाए आपने, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन, डिविडेंड, ये सारे जो अमाउंट्स पे करने होते हैं 1 साल से पेंडिंग चल रहे हैं और आप दे नहीं रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस में डायरेक्टर्स की जो एलिजिबिलिटी है टू बी रीअपॉइंटेड इन द सेम कंपनी और टू बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी, उस पर ब्रेक लग जाएगा और ये ब्रेक रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। तो मतलब आपने जब डिफ़ॉल्ट किया ना अगले 5 साल के लिए तो आप गए। अच्छा, इसमें एक प्रोविजो आया है, provided that where a person is appointed as a director of a company which is in default
of clause A or B above, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment. ये क्या चक्कर है? देखो इसमें ऐसा है, जो डायरेक्टर कंपनी में था जिसने डिफॉल्ट किया उसको तो निकाल दिया होगा 164 में सबसेक्शन 2 में, डिस्क्वालीफाई किया होगा, उसको बोला होगा भैया आप जाओ यहाँ से, ठीक है, तो वेकेशन ऑफ ऑफिस, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, वो सब होगा। लेकिन उसके बदले नया डायरेक्टर भी तो आएगा। अब नया डायरेक्टर आया है बेचारा, अभी अभी है, उसको आते ही बोल दिया आप भी डिस्क्वालीफाई। कंपनी के डिफॉल्ट्स तो देखो लास्ट 3 साल से 1 साल से, वो बोलेगा भाई आया हूँ सांस तो लेने दे भाई, आते ही पैसा ला के दे दूँ, मैं घर से थोड़ी ला रहा हूँ, अभी अभी तो अपॉइंट हुआ हूँ। 2 दिन में आप बोल रहे हो कि कंपनी ने 3 साल से रिटर्न नहीं भरे, भाई मुझे पता है नहीं भरे, इसलिए उसको हटाया और मुझे बुलाया। अब मुझे देखने तो दो कि मैं ये गलतियों को सुधारूँ कैसे, तो कुछ टाइम दोगे या अभी मेरा भी आप डिस्क्वालिफिकेशन कर दोगे, तो फिर कोई डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हो पाएगा कभी। तो प्रोविजो में ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि जो भी नया डायरेक्टर उस पुराने डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के बदले आ रहा है, उसको कम से कम 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए अपने डिफॉल्ट्स, पिछले डिफॉल्ट्स को, उसके खुद के नहीं, पिछले डायरेक्टर्स की गलतियों को सुधारने के लिए उसको समय मिलना चाहिए। ये बात यहाँ पे हो रही है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज 164 सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई। बड़े स्मार्ट है ये लोग। Every director shall inform the company concerned about his disqualification, if any, inform DIR 8 before he is appointed or reappointed. आपको खुद कंपनी में एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरे ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का इशू नहीं है इस सबसेक्शन में एंड आई कैन कंटिन्यू, और उसका फॉर्म नंबर है DIR 8. Whenever a company fails to file the financial statement or returns or fails to repay the amounts as specified, the company shall immediately file form DIR 9 to the registrar, furnishing therein the names and addresses of all the directors of the company during the relevant financial year. अब मज़े की बात तो यही है कि जो पैसे नहीं दे रहा, जो एनुअल रिटर्न नहीं भर रहा, वो ये फॉर्म भरेगा, उसकी क्या श्योरिटी है। बट कंपनी के ऊपर एक कंप्लायंस डाला है कि अगर आप लोग ये सारे डिफॉल्ट्स किसी भी ईयर में करते हो तो उस साल डायरेक्टर कौन थे उसके बारे में इमीडिएट हमें इन्फॉर्मेशन दो, ताकि हमें बाद में ये डेटा काम आए। When a company fails to file DIR 9 also within a period of 30 days of the failure, that would attract disqualification under 164 subsection 2. इमिडिएटली फिर आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, और ये तो ज़्यादा पंगे वाली बात हो गई वैसा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म DIR 9, the registrar shall immediately register the document and place it in the document file for public inspection. ये ओपन हो जाएगी, फिर कोई भी पढ़ सकता है। Any application for removal of disqualification of directors shall be made in form DIR 10. तो किसी भी डायरेक्टर को निकालना हो या डिस्क्वालीफाई करना हो और उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कंप्लेंट करनी हो तो DIR 10 के अंदर ये काम हो सकता है। However, a private company may by its article provide for disqualification for appointment as a director in addition to those specified above. प्राइवेट कंपनी को अगर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रखने हो अपने आर्टिकल्स में अपनी कंपनी के लिए तो वो रख सकते हैं, कोई मना ही नहीं, ठीक है। The disqualifications referred to in clauses D, E and G of subsection 1 shall continue to apply even if appeal or petition has been filed against the order of conviction or disqualification. In short, जो ऊपर हमने D, E और G पॉइंट्स देखे मैं आपको बता देता हूँ, ये रहे कन्विक्शन, ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और F पॉइंट में वो कॉल्स आपने, सॉरी G पॉइंट है, D, E और G, तो G पॉइंट में भी कन्विक्शन रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब ये कोर्ट वाला मैटर बीच में आ जाता है ना, उसके लिए तीनों पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ये बोला कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया आपके खिलाफ, आप चले गए अपील में। अब अपील में आगे डिसीजन आने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए आप फिर भी डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे, मतलब आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जजमेंट आया है इट विल कंटिन्यू जब तक आगे की सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। तो भले आप अपील करो, वो आपका राइट है, बट अपील करने के बाद जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता, आप तब तक डिस्क्वालीफाइड रहोगे। हायर कोर्ट अगर डिसीजन रिवर्स कर दे तो आपको फिर से रीअपॉइंट कर देंगे आपकी पोस्ट और डिग्निटी के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये सेक्शन 164 बड़ा सेक्शन फाइनली कंप्लीट, और अब यहाँ पे हम इस सेशन को भी एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन आपका नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें हम ये सेक्शन 169 से स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, और जितना कंटेंट है अगले 2 लेक्चर्स में हम आराम से इस बड़े से चैप्टर को पैकअप कर पाएंगे, और हमारा भी एक रिलीफ हो जाएगा कि हाँ भाई डायरेक्टर्स का चैप्टर हमने ख़त्म किया। दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ, क्योंकि टॉपिक है भी इतना डिटेल्ड, इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कि आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।